हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि मैंने परिचय बताया था एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस पाठ का नाम है ठेले पर हिमालय। कल मैंने लेखक परिचय आपको समझाया था। आज इस पाठ के बारे में खास चीजें क्या है वो बता दूं। एक बार हम धर्मवीर भारती के जीवन के बारे में कुछ विशेष बिंदु आपको बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1926 में और इनका निधन हुआ था 1997 में। यह आपको याद रखना है। इसी क्रम में इन्होंने जो खास चीजें लिखी है वो मैंने आपको बताया। जैसे इनका यदि इनकी लेखन की बात करें तो गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है। इसी क्रम में सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम मैं बता रहा हूं आपको। इसी क्रम में ठंडा लोहा सात गीत, ठंडा लोहा सात गीत, कर्मप्रिया, मुर्दों का गांव आदि बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो अब ठेले पर हिमालय जो आपका चैप्टर है, परिचय मैं आपको वैसे कल दे चुका हूं। एक बार ठेले पर हिमालय पाठ के अंतर्गत आपको बता दूं मैं क्या चीजें आई है कि यहाँ एक प्राकृतिक क्षेत्र का जो भ्रमण किया लेखक ने और जो आनंद महसूस किया उसको इस निबंध के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो पहले इसका मैं संक्षिप्तीकरण आपको बता रहा हूं। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कौसानी क्षेत्र में जब जाते हैं, हिमालय की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, वहां जो बर्फीली चोटियां हैं उनको देखने के बाद जो आनंद महसूस होता है उसको लेखक ने महसूस किया और उसी को अपने इस लेखन का आधार बनाया। तो वो मनोहारी है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी, सोमेश्वर नामक स्थान, उसकी घाटी में ये हिमालय का क्षेत्र कौसानी, और देखने में इतना सुंदर है कि इसके आगे हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की छटा भी बेकार है। इतना सौंदर्य से युक्त ये प्रदेश या ये अंचल हमें प्रतीत होता है। ठेले पर नदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठा। अब वो ठेले पर हिमालय जो लेख इन्होंने लिखा है यात्रा का संबंधी, वो एक बार लेखक और उनके मित्र कहीं खड़े थे तो पास में कुछ रिक्शा वाले एक ठेले के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ बर्फ की सिल्लियां, गर्मी का मौसम था, वो लाद के ले जा रहे हैं। जब उन्होंने वो बर्फ की सिल्लियां देखी तब उनको स्मृति हो आई, एकदम से यादें ताजा हो गई। वो पुरानी जो यात्राएं की थी हिमालय के कौसानी प्रांत की, वो समस्त यादें एकदम से तरोताजा दिमाग में हो गई और उन यादों में खो गए। तो सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमयी होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस, शाम के समय केसरी रंग से युक्त वो घाटी, वो प्रांत, वो देखते ही उसका सौंदर्य बनता है। बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर द्वंद्व से मुक्त करने वाला है। प्राकृतिक सौंदर्य वहां का जो है वो समस्त सुख साधन को देने वाला और हमारे मानसिक तनाव को, हमारी मानसिक विकृतता को दूर करने वाला। ऐसा वो यात्रा में वो जो कुछ देखा वहां का चित्र, वो उनके मस्तिष्क पटल में अंकित हो गया। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान होता है। जब आप ये पढ़ते हो तो आपको भी लगने लगता है कि जैसे साक्षात में आप उस यात्रा में उपस्थित हैं या उसको आप देख रहे हैं। मूर्तिमान होना, साकार होना, तो इस प्रकार से इसमें आप यात्रा में ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वयं उस यात्रा में उपस्थित हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जो आपका चैप्टर है
उसको मैं समझाने का और बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठेले पर हिमालय, ये चैप्टर में शुरू कर रहा हूं। तो ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, ये आपसे पूछा है। ये दिलचस्प, दिल को भाने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला, ऐसा ये चैप्टर आपके सामने इसके बारे में कहा है कि मन को भाने वाला शीर्षक ही कुछ ऐसा है, दिलचस्प है, जो दिल को अच्छा लगे। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। अब आप अचंभा करेंगे, कई बार शीर्षक ऐसे होते हैं जिन पर हम स्वयं भी आश्चर्य करते हैं। टेक्निकल रूप से पॉसिबल नहीं कि ठेले पर कोई हिमालय आ सके, लेकिन लेखक की एक विचारधारा, एक विचार बैठा कि यदि हम उस आनंद को महसूस करते हैं जो हिमालय पर था, इन बर्फ की सिल्लियों के माध्यम से, यदि हम स्मृति माध्यम से हिमालय तक की यात्रा कर ले तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। क्यों? कि उस ठेले पर लगी हुई सिल्लियों ने ही हिमालय की स्मृति करवाई, वहां की यादें ताजा करवाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शीर्षक बहुत दिलचस्प है, अच्छा है। ठेले पर पड़ी हुई सिल्लियों को देखने मात्र से हिमालय की स्मृति होना बहुत अच्छी बात है। तो इसको ढूंढना नहीं पड़ा। अभी कल ही की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। हमारे गुरुजन है उपन्यासकार, उनके मित्र हैं, उनके पास हम खड़े थे कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। उधर से बर्फ वाला निकला, ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, इसी बर्फ को हिमालय की शोभा कहते हैं। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। तो कहीं से लाने की, और कई बार तो क्या होता है, शीर्षक को सोचने में भी बहुत समय लगता है। आपने कोई कविता, कोई कहानी कुछ लिखा है, उपन्यास कुछ लिखा, उसका सटीक शीर्षक क्या हो सकता है, लेकिन हमने ये यात्रा की हिमालय की, और जब ठेले वाला उधर से निकला, उसको देखने मात्र से हमारे शीर्षक हमारे दिमाग में आ गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक वास्तव में मौजूद है, यानी एक नयापन है। आप चाहे तो ये शीर्षक ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी यात्रा का, यदि आपने कोई काम किया, कहीं यात्रा का अवसर मिला, तो उससे संबंधित शीर्षक यदि ये डालें आप, तो बहुत अच्छा हो सकता है। उस पर अच्छे लेखक आप हैं और नहीं भी हैं, तो इस प्रकार की शीर्षक पर आप आराम से 200-300 पंक्तियां लिख सकते हैं। तो और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। फिर भी आप नई कविता जो तुकबंदी उसमें नहीं होती या मुक्तक छंद में लिखी जाती है, तो भी आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आप कुछ पद्य में बांध करके, रचनाओं में छंदबद्ध करके लिखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इस बर्फ को डांटे, उतर जाओ, ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकान में बिको। जरूरत नहीं है अपने को बहुत ऊंचा शीर्षक ढूंढने की, जरूरत नहीं है हमें कोई विशेष विषय पर लेखनी चलाने की। जरूरत इस बात की है कि वास्तव में आप छोटे से छोटे विषय को, जिसको लोग अमूमन बहुत निम्न स्तर का समझते हैं, उस विषय को लेकर के चलो, उसमें भी बहुत कुछ छिपा पड़ा है। जैसे मैंने लिया, लेखक मानते हैं ये ठेले पर हिमालय, ये आश्चर्य हो सकता है किसी को, और ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो बेवकूफी समझ सकता है कि ऐसा कोई शीर्षक होता है। लेकिन आप लो शीर्षक, आप बहुत कुछ लिख सकते हो, प्रकृति की इस आभा और छटा से बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हो। अब चलते हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे भी हंसे, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन में खरोंच गई है। बर्फ का वो सिल्ली लदे हुए थे ठेले पर, हमने देखा, मित्र को कहा तो मित्र को थोड़ी हंसी भी आई कि कैसी बातें कर रहे हैं। और ईमान की बात यह कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश से हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों के से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मसलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बात याद आने पर पीरा उठती है। ये पीरा ना मानी पीड़ा देना, पीराना, ये पीड़ा देना से बना है। अब जिस आदमी ने वास्तव में हिमालय की उन यात्राओं को किया है और हिमालय की यात्रा में उन्होंने नीले आकाश के नीचे हिमालय की शिखर रेखा को या चांद तारों से बातें करते हुए देखा है, वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है, जब उसको ये बर्फ दिखाई दी तो एकदम से स्मृतियों में वो सारी बातें कौंध गई कि जब हम वास्तव में उस दृश्य को देखा था। तो लेखक कहता है
और वो पीड़ा देने लगता है। फिर वो दृश्य याद आते ही कि प्रकृति की उस सुंदरता से अब हम अलग क्यों हैं, बार बार मन मचल उठता है कि उस सुंदरता को हम फिर देखें। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। लेखक मानता है कि उस सौंदर्य को हम शब्दों में कैसे बयान करें, उस सौंदर्य को हमने स्वयं निरखा अपनी आंखों से। कौसानी प्रांत की जो यात्रा हमने की थी वो आज भी हमारी स्मृति पटल पे अंकित है। आगे चलते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे, क्योंकि वहां जो प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की उन ऊंची पहाड़ियों पर जब बर्फ आती है, बर्फ पड़ती है और सूर्य का प्रकाश उस बर्फ पे पड़ता है, जब वो उनकी चमक पैदा होती है, बादलों का भी जो स्थान है वो काफी नीचे तक आ जाता है, बादल भी काफी नीचे तक, ऐसा लगता है हमें स्पर्श करेंगे। और बर्फीला वो प्रांत, उधर घाटियों में, तराइयों में पानी के झरने और उसके बीच में हरियाली, ये सब दृश्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं, आनंद से विभोर कर देते हैं। तो कौसानी हम गए थे निकट से उस सौंदर्य को देखने के लिए। तो अब वो यात्रा कैसी रही, किस प्रकार से हम कौसानी तक गए, उसके बारे में लेखक लिखते हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। अब देखिए, सबसे पहले नैनीताल, नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझगाली, ये स्थान है, उसमें इतने जबरदस्त मोड़ आते हैं क्योंकि वहां पहाड़ी एरिया सारा क्षेत्र। तो जो मोड़ आती है उसमें, उन मोड़ों के साथ साथ आप देखोगे एक तरफ सड़क चल रही है और पास में कोसी नदी उन मोड़ों पर इठलाते हुए आगे बढ़ रही है। कोसी नदी का पानी बड़ा इठलाता हुआ। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है रास्ता। मतलब अगर पहाड़ी क्षेत्र है वहां जाओ तो कितना कष्ट होता है और कितना कुरूप, क्योंकि उबड़ खाबड़ पत्थर है, कंक्रीट है, इस प्रकार का मार्ग वहां जाने के लिए ये सब आपको देखना पड़ता है, इनको पार करना पड़ता है। पानी का नाम नहीं और सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का तो नाम ही नहीं। अब एक बार शुरू में जाओ तो मन विचलित हो जाता है कि हम जिस उद्देश्य से आए थे हरियाली देखने के लिए वो सब बेकार, और वहां का जो प्रांत है, वातावरण है, वो बिल्कुल अलग लगता है। वहां देखने पे आनंद नहीं आता क्योंकि सड़कें इस प्रकार से बनी हुई है। तो डालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया लापरवाह ड्राइवर, नया नया सीखने वाला, नौसिखिया शब्द है जिसने अभी अभी सीखा है, नौसिखिया, नया सीखने वाला। तो वहां एक ड्राइवर जो हमें उस यात्रा में साथ था, वो बिल्कुल नौसिखिया, उसको भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं था। तो नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके। तो वहां कोसी के पास पहुंचे उधर, तो ये दृश्य देख करके, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वो घाटियां बहुत नीचे तक नजर आती थी, हम डर गए। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहां उतर गए। बस अल्मोड़े की तरफ चली गई। सामने से एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। उधर हम उतरे, हमारा दोस्त और हम। तो हम जब उतरे तो टेंट सेट लगा हुआ था वहां, उसके नीचे बैठ करके समय गुजारने लगे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद लॉरी आकर रुकी, एक गाड़ी जो ऊपर से खुली होती है। जब उसमें प्रसन्न बदन, ये बदन सब देखो आप ध्यान दें, बदन और वदन, बदन कहते हैं मुख को, वदन कहते हैं शरीर को। तो ये इस प्रकार से, ऐसा बदन ऐसा मुख, इसमें लिखा है कि 2 घंटे बाद लोरी आकर रुकी और जब उसमें प्रसन्न बदन, प्रसन्न मुख, शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आ गई। शुक्ल जी, वास्तव में रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहे हैं, उनको उतरते देखा तो हमने सोचा कि अच्छे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति का संगम हमें मिला, साथ मिला है, तो यात्रा सुखद रहेगी। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म की पुण्यों से मिलता है। ये बहुत अच्छे भाग्य थे कि शुक्ल जी जैसा साथी हमें मिला। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं थी, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो गई। शुक्ल जी को जब हमने देखा तो हमारी सारी की सारी थकान गायब हो गई। और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो हमेशा प्रसन्न रहते और हमें भी प्रसन्नता के साथ रखने का प्रयास करते। अब यदि हम आगे की बात करें तो अब लिखा है कि पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है। शुक्ल जी तो आए, लेकिन उनके साथ एक दुबला पतला
मरियल सा आदमी और साथ में था। लंबा दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ थर्मस, कैमरा और बाइनाकुलर, दूरदर्शी, बाइनाकुलर इंग्लिश का शब्द है। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। तो इनकी चाल भी बड़ी अटपटी। तो शुक्ल जी तो साथ आए थे, लेकिन शुक्ल जी के साथ ये जो अजीब सा व्यक्ति आया, लंबी कदकाठी का था, दुबला पतला शरीर और ऊन का जर्किन उन्होंने पहन रखा था, कंधे पर पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार उसको हमने सींग किया शरीर। ये सींग किया शरीर क्या होता है? बिल्कुल दुबला पतला सींग की तरह, जैसे झाड़ू की सींग होती है उसकी तरह सींग जैसा शरीर वाला सींग किया शरीर। अब सींग किया शरीर ये आदमी, और बाइनाकुलर मैंने बताया दूरदर्शी, जिससे आप आंखों से लगा के दूर का पहाड़ी इलाके का दृश्य देख सके। तो बाइनाकुलर उनके हाथ में गले में पड़ा हुआ, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह दुबला पतला मुझ जैसा ही सींग किया शरीर, उस पर अपने आप झूमते हुए आना। शरीर दुबला पतला लेकिन उसकी चाल बड़ी मतवाली और मस्त। तो मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने पूछ लिया, यानी मेरा चेहरा देख करके शुक्ल जी ने जान लिया कि ये कुछ चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में पूछना कि ये व्यक्ति कौन है, इसका क्या परिचय है। तो शुक्ल जी स्वयं बताने लग गए, हमारे शहर में मशहूर चित्रकार है सेन। इनका परिचय दिया इस दुबले पतले आदमी का कि इनका नाम है सेन, सेन साहब कहते हैं इनको। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। अभी इनको पुरस्कार मिला अकादमी कार्य के लिए, और उस पर वो जो पैसे मिले पुरस्कार के रूप में, उसी से वो घूमने आए हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा हृदय था वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि यात्रा में ये सेन हमारे साथ शामिल रहना तो वो यात्रा सुखद पड़ गई। क्यों कि वो बहुत सी जगह हमने ऐसा देखा कि ऐसे मजाक के अंदाज में कुछ कुछ ऐसी हरकतें करता, जिससे वो यात्रा और ज्यादा रोचक और सुखद बन गई। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, तो वो कोसी क्षेत्र भी है, कोसी नदी भी वहां है। तो अच्छे पत्थर, क्योंकि बार बार पानी के टकराने से पत्थर सुडौल और गोल बन गए हैं। किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर सोमेश्वर की घाटी। यहां से आप देखो, ये सोमेश्वर प्रांत की घाटी शुरू होती है। ये सोमेश्वर की घाटी कितनी सुंदर और प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे हुए अपने अंदर। तो ये सोमेश्वर की घाटी, और उसके बाद कह रहे हैं हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, और कहीं कहीं कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों से बने पुल। कहीं कहीं सड़क पर निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई निर्जन मतलब जन रहित नी धन जन विसर्ग संधि, जन रहित जहां कोई नहीं रहता है, जनशून्य कह सकते हो। तो अब वहां निर्जन प्रांत, तो कहीं कहीं निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। अब गाड़ी जो चल रही थी, या वो कोसी नदी भी उन निर्जन चीड़ के जंगलों से होकर के या उन वृक्षों के बीच में से होकर के गुजर रही है। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। हमारी बस भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अजगर की तरह ऐसे लपेटे खाते हुए, जगह जगह स्थान स्थान पे मोड़ थे, तो उनको पार करते हुए हमारी बस आगे बढ़ रही थी। रास्ता सुहावना था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तंद्रा धन आलस, तंद्रा और आलस दीर्घ स्वर संधि, ये बना तंद्रालस। नींद से अलसाए हुए, तंद्रा से आलस में पड़े हुए, ऐसे स्थिति में वो सुहावनापन था, थकावट थी हम लोगों को, रास्ता सुहावना था, तंद्रा से हम आलस में आ गए। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छा रही थी। क्यों? क्योंकि हम जो सौंदर्य वास्तव में देखने के लिए आए थे, अभी उससे दूर थे, तो हमारे मन में एक निराशा सी छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक हैं, कोसी से 18 मील चले आए। अब तो शायद कोसानी नजदीक होगा, क्योंकि कोसी से हम 18 मील दूर आ गए। कोसानी सिर्फ 6 मील है। वहां से हमें ज्ञात हुआ कि अब कोसानी प्रांत 6 मील है। पर कहां गया वह अतुलित सौंदर्य, जिस
सौंदर्य की हम बात कर रहे थे, वो अतुलित सौंदर्य अब न जाने कहाँ है, यानी वो सौंदर्य अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी बात की लेखक को चिंता हुई कि आखिर जिस उद्देश्य से हम आए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, वह अतुलित सौंदर्य अब नजर नहीं आता। वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। माने कोसानी इतना सुंदर है, लेखक मानता है कि आने से पहले उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि कोसानी प्रांत मैं यहाँ मानता हूं कि कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन अभी तक लेखक ने वो सौंदर्य देखा नहीं। तो मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर वो सौंदर्य है कहाँ। गांधी जी को यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में होता है। ये गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको स्विट्जरलैंड की भूमि दिखाई दी, उससे सौंदर्यशाली ये प्रांत कोसानी का है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। अभी तक तो हमने देखा कि कोसानी का एक क्षेत्र इतनी प्रशंसा के लायक नहीं जितना लोग कह गए। तो ये नदी, घाटी, ये खैर हम कभी कभी अपनी संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। हमने शुक्ल जी से भी कहा कि शुक्ल जी, हमें तो नहीं लगता कि जिस उद्देश्य से हम आए थे कि अनुपम सौंदर्य हम वहां देखने को मिलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। हमारे प्रश्न को ताड़ गई शुक्ल जी। अब जो जो कोसानी नजदीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे। पहले तो अधैर्य कि आज जिस उद्देश्य से आए थे सौंदर्य देखने के लिए वो कुछ नहीं है, मन में क्षोभ और अब तो दुख प्रकट हो गया कि सारा किया कराया पर पानी फिर गया, कि हम लोग जो सोच के आए थे कि कोसानी का अद्भुत सौंदर्य देखेंगे वो सब बेकार। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। शुक्ल जी एकदम शांत थे। सहसा बस में एक लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी, और उसके बाद में बस एक ढाल की तरफ चलने लगी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, बाकी का अंश हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आपसे आग्रह है कि जितना अभी जो कुछ बताया है उसको आप ध्यान से पढ़ोगे और दोबारा इसको देखोगे। जहाँ कोई आपको परेशानी होगी वहाँ आप एक बार मेरे से फिर पूछोगे। एक बार आप सभी को धन्यवाद।